सब्सक्राइब करिए मेरे YouTube चैनल स्टडी टिप्स बाय हेमंत को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारी यूजफुल वीडियोस टाइम टू टाइम मिल सकें। हाय स्टूडेंट्स, आई एम हेमंत प्रताप सिंह, फाउंडर ऑफ हाई कॉन्सेप्चुअल एकेडमी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल स्टडी टिप्स बाय हेमंत। आज हम आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं क्लास 10 के अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट, क्योंकि क्लास 10 में अलजेब्रा जस्ट स्टार्ट होता है अच्छे लेवल पर। तो उसमें पहला टॉपिक हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम सीखेंगे सीक्वेंस क्या होती है। तो देखो स्टूडेंट्स, सीक्वेंस टर्म जो है उसके लिए आप बस एक बात समझ लीजिए, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। लेकिन हर नंबर का अरेंजमेंट सीक्वेंस नहीं होगा। अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन डेफिनेट ऑर्डर एंड डेफिनेट रूल। वहां पर कोई रूलिंग होनी चाहिए, कोई ऑर्डर होनी चाहिए। ऑर्डर और रूलिंग को जब कंबाइन कर देंगे तो वो जो अरेंजमेंट तैयार होगा वो सीक्वेंस को एक्सप्रेस करेगा। अब इसी में हमको आगे सीखना होता है व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ईच टर्म डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट। डेफिनेशन का अपना रोल होता है, लेकिन जो मेन होता है अंडरस्टैंडिंग का रोल होता है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप एक ऑर्डर, एक सीक्वेंस को जनरेट कर लें, तो जब आप कोई ऑर्डर और सीक्वेंस को जनरेट कर लेंगे तो सिंपल सी बात होगी कि उसमें टर्म्स होंगे, वो होंगे T1, T2, T3, T4, T5 एंड सो ऑन। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब कोई टर्म होता है तो वो 1, 2, 3 कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए। कभी सीक्वेंस का कोई टर्म T हाफ करके नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता, इट इज नॉट एक्सेप्टेड। तो एक बेसिक बात हम आपको बता दे रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको पूरी बात को समझना है। अगर हम T1 लिखेंगे एक्सेप्टेड, T2 लिखेंगे एक्सेप्टेड, पर हम T3/4 नहीं लिख सकते हैं, यह बात एक्सेप्टेड नहीं होती है। किसी भी सीक्वेंस के लिए जो टर्म होता है उसकी जो हम वैल्यू है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम T3/4, T हाफ, T-हाफ ऐसा कोई टर्म नहीं होता है। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि सारे नेचुरल नंबर होंगे, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर्स ही होने चाहिए। दूसरी बात, जब हम सीक्वेंस की बात करेंगे तो सीक्वेंस में सबसे पहले हमको यह देखना होगा कि अगर ये फर्स्ट टर्म है, ये इसके बाद का टर्म है, तो सेकेंड टर्म को अगर फर्स्ट टर्म से सब्ट्रैक्ट करें तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, एक कांस्टेंट होगा। और इसी कांस्टेंट को हम एक नाम दे देते हैं CD, कॉमन डिफरेंस। इसको एक नाम दे देते हैं CD, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस एक सिंपल सी चीज होती है कि दो टर्म, कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होना चाहिए। दैट मीन अगर हम कहें T3 - T2 तो वो भी क्या होगा, CD, कॉमन डिफरेंस। अगर हम यहीं पर हम कहें कि T4 - T3 तो वो भी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। अगर इसी तरीके से हम चलें तो इस सीरीज का लास्ट टर्म हमने मान लिया Tn और उससे पहले एक कम Tn-1, तो Tn हो गया लास्ट टर्म और उससे पहले वाला टर्म हो गया Tn-1। अगर हम इनका डिफरेंस भी देखें तो Tn-1 ये भी क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। और इस कांस्टेंट को भी हम क्या बोल देंगे, CD मींस कॉमन डिफरेंस। और इस कॉमन डिफरेंस को हम एक नया नंबर रिप्रेजेंट करते हैं D से एक्सप्रेस कर देते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए और उस कांस्टेंट को हम एक नाम दे देते हैं कॉमन डिफरेंस। उस कॉमन डिफरेंस को D से एक्सप्रेस कर देते हैं। जैसे हम इसको एक्सप्रेस करना चाहें प्रॉपरली तो आप समझ सकते हैं थोड़ा सा। जैसे मैं आपको एक एप्लीकेशन दे रहा हूं छोटा सा, जिसमें आपको यह पता करना है कि कॉमन डिफरेंस क्या है। तो जैसे आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया 8, 11, 14, ठीक है। 8, 11, 14 और भी टर्म्स आप लिखना चाहो लिख सकते हो, 17, 20। हम ये कहें कि ये AP है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका कॉमन डिफरेंस बताइए और ये बताइए कि ये AP है कि नहीं है। तो सिंपल सी बात है, 8 के नीचे हम T1 लिख देंगे, 8 के नीचे हम क्या लिख देंगे, T1 लिख देंगे। 11 के नीचे क्या लिख देंगे, T2,
और 14 के नीचे क्या लिख देंगे T3 और 17 के नीचे T4 और 20 के नीचे T5 और सिंपल सा काम करेंगे T2 माइनस T1 मतलब 11 माइनस 8 वैल्यू क्या आई, आप लोग समझदार हैं, वैल्यू क्या आई 3। इसके बाद T3 माइनस T2 वैल्यू क्या आई 14 माइनस 11 फिर क्या आई 3। फिर इसके बाद T4 माइनस T3 वैल्यू क्या आई 17 माइनस 14 3। तो आप देख रहे होंगे कॉमन डिफरेंस 3 3 3 लगातार आ रहा है और इससे ये शो हो रहा है कि ये एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 3 है। अब ये बहुत सिंपल एप्लीकेशन था, इससे थोड़ा सा टेक्निकल एप्लीकेशन लेते हैं। कुछ उसमें टेक्निकल कुछ नहीं होगा पर बस थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी बेटर मिल जाएगी आपको। जैसे मैं बोलूं √7, ठीक है, √7 के बाद √28 और √63 इसको ये बोला जाए कि प्रूव करिए कि ये एपी है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, इसको आप क्या लिखोगे √7 ही लिखोगे। 28 को क्या लिखोगे 7 4 जा 28, इसको क्या लिखोगे 7 9 जा 63। तो ये जो 4 है इससे क्या होगा 2 बाहर चला आएगा, ये जो 9 है इससे क्या होगा 3 बाहर चला जाएगा। 3 मतलब क्यूब रूट नहीं है, सॉरी, ये 3 इसका मल्टीपल में है, ये 2 भी इसके मल्टीपल में है, ठीक है, ये क्यूब रूट नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये मल्टीपल में है। तो ये क्या हो गया T1, ये क्या हो गया T2 और ये क्या हो गया T3। अब सिंपल सी बात वही T2 माइनस T1 मतलब 2√7 माइनस √7 बराबर क्या आ गया √7। इसी तरह T3 माइनस T2 क्या हो जाएगा 3√7 माइनस 2√7 बराबर फिर √7। आपने देखा कि फिर कॉमन डिफरेंस क्या आ गया √7 आ गया जो कि सेम आ रहा है और √7 आ रहा है, यानी ये क्या है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है वो √7 है। तो हमने अभी ये बात सीखी कि कब हम ये बोलेंगे किसी सीक्वेंस के लिए कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसका एप्लीकेशन मैं आपको सिखाता हूं। कुछ क्वेश्चंस इस तरह के भी आ सकते हैं कभी कभी इसी टॉपिक में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं, जैसे किसी नंबर को बीच में मिसिंग कर देंगे और कह देंगे कि उस नंबर को निकालिए और सीरीज जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है। तो हम क्या लिखेंगे, जैसे हमने लिखा a और लिखा 9, इसके बाद लिखा b, a 9 b और इसके बाद 25। हमने कहा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, मैं ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं और मुझको a और b की वैल्यू चाहिए। अब ये a और b निकालना है, बहुत इजी है, सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं करना है। a के नीचे आप क्या लिखो, फिर वही T1 लिखो, b के नीचे क्या लिखोगे T2 लिखो, 9 की जगह क्या लिखो T2, b की जगह क्या लिखोगे T3 और 25 की जगह क्या लिखोगे T4। फिर वही डेफिनेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होता है, यानी T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3। तो T2 माइनस T1 क्या हो गया 9 माइनस a और T2 माइनस T3 क्या हो गया T3 माइनस T2 क्या हो गया b माइनस 9 और T4 माइनस T3 क्या हो गया 25 माइनस b। अब ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो हमें अगर आंसर वर्किंग करनी है, आंसर निकालना है, तो हम इन दोनों को पहले बराबर कर देते हैं। इन दोनों को बराबर करने से क्या होगा, इन दोनों को बराबर करने से मेरे को b निकल जाएगा, निकालता हूं, इन दोनों को बराबर करता हूं, b माइनस 9 इज इक्वल टू 25 माइनस b। तो यहां से क्या हो जाएगा b प्लस b एक साइड आ जाएगा और 25 प्लस 9 एक साइड आ जाएगा। तो 2b बराबर क्या हो जाएगा, इसको ऐड कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा 25 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 34। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 17। देख लीजिए बच्चों, तो b की वैल्यू आ गई 17। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब देखिए b की वैल्यू आ गई। अब तरीका यह है कि इसमें b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके इन दोनों को बराबर करके आप a निकाल सकते हो। तो इन दोनों को बराबर करके आप a निकाल सकते हो। ये कैलकुलेशन में फिर से 9 माइनस a बराबर b माइनस 9 को फिर से उठा रहा हूं
और इसको फिर से कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको क्या ए आएगा। तो b बराबर 17 आ चुका है बच्चों, उसको आप अपने आंसर के रूप में यहां लिख लीजिए, b इज इक्वल टू 17। ठीक, अब इसके बाद इक्वेशन क्या है, 9 माइनस ए इज इक्वल टू b माइनस 9, और b की वैल्यू को 17 ये जो है इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस ए इज इक्वल टू 17 माइनस 9। 9 माइनस ए इक्वल टू बी माइनस 9 था, तो 9 माइनस ए इक्वल टू 17 माइनस 9, तो 9 माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करिए तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 17 में जब आप 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बचेगा 8। ठीक है, अब आप साइड चेंज कर दो तो a बराबर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा 1, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो 1 9 और b कितना आया 17, 1 9 और 17 और 25, ये आपकी ऑर्डर बन जाएगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं 9 में से 1 को माइनस करिए, कितना आएगा 8 आएगा, और इसके बाद b कितना आया था 17, 17 में से 9 को माइनस करिए तो कितना आएगा 8 आएगा। और ये जो हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाई वो इस बात को वेरीफाई कर रही है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जो कैलकुलेशन है वो हमारी बिल्कुल सही है। अब हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं, एक टर्म और नया आ जाता है अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब अर्थमेटिक सीरीज में कन्वर्ट हो जाती है, इस बात को हम लोगों को समझना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अर्थमेटिक सीरीज कब बोल देते हैं। देखिए, जब स्टूडेंट्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो अरेंजमेंट है नंबर्स के, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया जाए तो जो रिजल्ट बनता है वो अर्थमेटिक सीरीज होती है। सीरीज और सीक्वेंस में इतना ही अंतर है, सीक्वेंस एक अरेंजमेंट है और सीरीज क्या है, उसी सीक्वेंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया जाता है तो वो बन जाती है सीरीज। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई सीक्वेंस है, हमने कहा 3 7 11 15 19, 3 7 11 15 19, अगर हमने इसको कहा कि ये कोई सीक्वेंस है और इसको हमें, ये सीक्वेंस है, इसको अगर हमें सीरीज में कन्वर्ट करना है, हमें इसको सीरीज में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली 3 + 7 + 11 + 15 + 19। नाउ ये अर्थमेटिक सीरीज बन गई। और जो बात एडिशन के लिए ट्रू होगी बेटा, वही बात सब्ट्रैक्शन के लिए भी ट्रू होगी। अगर इसी को हम ऐसे लिख दें 3 - 7 - 11 - 15 - 19 तो भी ये सीरीज ही बोली जाएगी। तो किसी सीक्वेंस को सीरीज में कन्वर्ट करना है तो खाली उसमें साइन प्लस या माइनस ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उसको लिख दो तो अर्थमेटिक सीरीज में कन्वर्ट हो जाती है। इतनी बात में आपको कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम इस पे आगे वर्कआउट करते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी। जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता है, जनरल टर्म ऑफ एपी Tn, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, इसको हम बोल देंगे जनरल टर्म ऑफ एपी। अब जनरल टर्म ऑफ एपी में a क्या है, व्हाट इज a, a को हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म। Tn क्या है, nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी। ठीक, इसके बाद D क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अब इसको हमें कैसे प्रूव करना है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कैसे प्रूव करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोग जनरल टर्म Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के प्रूफ की बात कर रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं, फर्स्ट टर्म मैंने लिखा T1, T1 को मैंने a लिख लिया। अब इसको थोड़ा बेटर तरीके से हम लिखना चाहें तो a प्लस हम 0d लिख सकते हैं। इसको और बेटर तरीके से लिखना चाहें तो a प्लस 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इंटू डी लिख सकते हैं। T1 बराबर a, और a को a प्लस 0d लिखें तो वो a ही लिखा हुआ है, और a 0 लाने के लिए 1 माइनस 1 लिख सकते हैं तो a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी लिख दिया।
इसी तरह अब हम T2 को लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे हम, a प्लस डी। तो a प्लस डी के लिए हम डायरेक्ट, फिर अब आप समझ गए होंगे हम क्या लिखने वाले हैं, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह T3 के लिए हम क्या लिखेंगे, a प्लस 2d, और a प्लस 2d के लिए मैं क्या लिखने वाला हूं, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरीके से ये कार्य आगे बढ़ता रहेगा टर्म्स के लिए। तो लास्ट में अगर हम Tn लिखना चाहते हैं, nth टर्म लिखना चाहते हैं Tn, तो हम वहां पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म के लिए हमने लिखा 1 माइनस 1, सेकेंड टर्म के लिए लिखा 2 माइनस 1, थर्ड टर्म के लिए लिखा 3 माइनस 1, फोर्थ टर्म के लिए लिखेंगे 4 माइनस 1, फिफ्थ टर्म के लिए लिखेंगे 4 माइनस 1, 5 माइनस 1, सिक्स्थ टर्म के लिए लिखेंगे 6 माइनस 1, सेवेंथ टर्म के लिए लिखेंगे 7 माइनस 1। तो nth टर्म के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे जनरल टर्म का प्रूफ बन गया, किसी भी एपी के nth टर्म का प्रूफ। एपी के nth टर्म के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर a क्या है, फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, और tn क्या है, nth टर्म ऑफ एपी। इतनी बात आपको आई थिंक समझ में आनी चाहिए। तो अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो हम इसका एक एप्लीकेशन आपको करा देते हैं कि कोई भी एपी जो होती है वो लीनियर कॉम्बिनेशन को एक्सप्रेस करती है। जब एपी की बात आप करेंगे तो एपी इज अ लीनियर फॉर्म। कभी भी कोई एक क्वेश्चन होता है कि कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शो करता है, तो मेरा आंसर होगा यस, कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शो करता है। तो अगर हम कोई Tn, कोई nth टर्म लीनियर कॉम्बिनेशन में बोल दूं, जैसे मैं बोल दूं Tn इज इक्वल टू बोल दूं 5n माइनस 2, Tn इज इक्वल टू 5n माइनस 2, तो क्या ये एपी बनाएगा, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करेगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। आप एक काम करो, T1 मतलब T1 निकालना है, मतलब n बराबर 1 पुट करना है, n बराबर 1 पुट करना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 5 इंटू 1 माइनस 2 क्या हुआ, 3 हो गया। T2 निकालना है, मतलब n बराबर 2 पुट करना है, क्या करना है, 5 इंटू 2 माइनस 2, 10 में से 2 गया, कितना बचा, 8। इसके बाद n बराबर 3 पुट करना है, तो क्या निकालना है, T3 निकालना है। तो 5 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 3 माइनस 2, तो 5 3 15, 15 में से 2 माइनस कर देंगे आप, तो कितना बच जाएगा, 30। अब देखिए 8 माइनस 3 क्या हुआ, 8 माइनस 3 कितना हुआ, 5 हुआ, और 13 माइनस 8 कितना हुआ, 13 में से 8 माइनस करोगे क्या आएगा, 5 आएगा। तो 5 इधर भी आ गया, 5 इधर भी आ गया, इसका मतलब ये क्या बन गई, एपी बन गई। उसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 5 हो गया। सिंपल सी बात है कि कोई लीनियर कॉम्बिनेशन क्या एपी को एक्सप्रेस करता है, बिल्कुल यस, मेरा आंसर होगा यस, करता है। अब इसको जनरल तरीके से कर लेते हैं। अगर मैं जनरल बोल दूं कि कोई जनरल फॉर्म में करके बताओ, जनरल फॉर्म में करने के लिए हम डिजिटल वैल्यू नहीं लेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लेंगे, हम उसको वेरिएबल्स के टर्म्स में लेंगे। तो वेरिएबल्स के टर्म्स में लेना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वही बहुत नॉर्मल बात है। अगर हम वेरिएबल्स के टर्म्स में लेंगे तो Tn बराबर हम लिखेंगे क्या, an प्लस बी, जहां पर फंक्शन किसमें है, n पर है, और a और b क्या है, a एंड b आर कांस्टेंट, a एंड b आर कांस्टेंट, वही न्यूमेरिकल वैल्यू। तो अब फिर हमें काम करना है, भाई हमें एक्सप्रेस करना है कि ये एपी है, कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन एपी होता है। क्या करें, n बराबर 1 पुट करिए, n बराबर 1 पुट करोगे T1 क्या निकलेगा, a प्लस बी। n बराबर 2 पुट करिए, T2 क्या निकलेगा, 2a प्लस बी। n की जगह 2 डालोगे तो 2a प्लस बी बन जाएगा। n बराबर 3 डालोगे तो क्या हो जाएगा, T3 बराबर a की जगह n की जगह 3 डालोगे तो 3a प्लस बी बन जाएगा। फिर वही बात, अब क्या करें, T2 माइनस T1 करिए, T2 मतलब 2a प्लस बी में a प्लस बी आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, a आएगा। 2a प्लस बी माइनस a प्लस बी करोगे तो a कट जाएगा, b कट जाएगा, एक a बचेगा। इसी तरह T3 माइनस T2 करोगे जब, तो 3a प्लस बी में से 3a प्लस बी में से 2a प्लस बी आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे, 3a प्लस बी में से 2a प्लस बी सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर a आ जाएगा। तो फिर देखिए आप, कॉमन डिफरेंस a आ गया, यानी कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा एपी को एक्सप्रेस करता है। तो ये एक मोड ऑफ वर्किंग होता है, एक मोड ऑफ वर्किंग होता है। दूसरा मोड ऑफ वर्किंग करने जा रहे हैं एपी में, देखिए हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्विक एप्लीकेशंस कराएंगे।
बहुत ज्यादा थ्योरी आप पढ़ते चले जाएं और एप्लीकेशन बाद में करें तो अब हम लोग कुछ ऐसे एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो बोल देगा कि 9th टर्म ये है, 11th टर्म ये है, 60th टर्म बताइए या 50th टर्म बताइए। तो वहां पर हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, एप्लीकेशन करने का तरीका क्या होगा, उसके बारे में आपको बात करने जा रहे हैं। जैसे उसने कहा कि किसी एपी का 7th टर्म मतलब T7 वो 1/9 है, किसी एपी का 7th टर्म 1/9 है, और उसने कहा कि उसी एपी का 9th टर्म 1/7 है। अब वो कह रहा है कि इस एपी का 63th टर्म बताइए। 63 है तो यानी हमको निकालना क्या है, T63 हमको निकालना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल सी बात, हमको जनरल टर्म क्या मालूम होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जनरल टर्म होता है एपी का। अब ये 7th टर्म इसका 1/9 है, तो 7th टर्म के बराबर 1/9 करेंगे तो n की जगह क्या डाल देंगे, हम यहाँ पर 7 डाल देंगे, यानी a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी को हम 1/9 के बराबर कर देंगे। ठीक, अब जब वो 9th टर्म को 1/7 बोल रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, फिर जनरल टर्म में हम 9 की जगह n की जगह क्या रखेंगे, 9 पुट कर देंगे, और इसको हम किसके बराबर कर देंगे, 1/7 के बराबर कर देंगे। तो यहां से हमको दो इक्वेशंस मिल जाएंगी a और d में, दो इक्वेशन और दो अननोन। अगर दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो आप जानते हो मैथमेटिक्स में उनको इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि दो इक्वेशन है और दो ही अननोन है। तो अब यहां पर हम लोग आगे वर्कआउट करते हैं। तो अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, अगला स्टेप जब आएंगे तो अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, a प्लस 6d इज इक्वल टू 1/9, और यहां पर क्या लिखेंगे हम, a प्लस 8d इज इक्वल टू 1/7। तो ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई। अब हमें इनको सॉल्व करना है, बहुत इजी है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया, a कैंसिल हो गया। अब क्या बचेगा, यहाँ पर 6d में से 8d सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस 2d बचेगा, और यहां पर क्या बचेगा, 1/9 माइनस 1/7। ठीक है, अब इसको जरा कैलकुलेट करिए, तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 9 बाय 7 9 जा 9 इंटू 7, ये किसके बराबर हो गया, माइनस 2d के बराबर हो गया। अब 7 में से माइनस 9 को सब्ट्रैक्ट करिए, कितना बचेगा, माइनस 2 अपॉन 63 इज इक्वल टू माइनस 2d, ये कैंसिल, तो d बराबर यहां पर क्या आ गया, 63 आ गया। देख लीजिए आप बच्चों, यहां पर a प्लस 6d बराबर 1/9, a प्लस 8d बराबर 1/7, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 6 में से 8 गया माइनस 2d, फिर इससे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पहले 1/9 लिखेंगे, माइनस 1/7, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलसीएम लेकर के, वो सब आप जानते हो, छोटी क्लास का काम है। तो आप 7 माइनस 9 ये हो जाएगा, इसके बाद d बराबर 63 आ गया। अब d बराबर जब 63 आ जाएगा तो किसी एक इक्वेशन में उठा करके आप इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। जब किसी एक इक्वेशन में आप रखोगे, जैसे हमने रखा a प्लस 6d बराबर 1/9 में हमने d की वैल्यू 63 आई थी, तो a प्लस 63 इंटू 6 इज इक्वल टू 1/9। यहां से a की वैल्यू आप निकाल सकते हो 1/9 माइनस 63 इंटू 6। बाकी कैलकुलेशन का काम है, और आप सीनियर क्लास के बच्चे हो, इतना आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप कैलकुलेशन कर लेंगे। यहां से a आ जाएगा आपका, d आप निकाल चुके हो, a प्लस 6d बराबर 1/9 में मैंने d की वैल्यू 63 पुट की, और उसके बाद a को कैलकुलेट कर लिया। a की कैलकुलेशन आप कर लेंगे, और इसको आपको करना चाहिए। इसके बाद हमें निकालना क्या था, T63। तो 63 निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, a प्लस 63 माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू ये आप निकाल रहे हो, और d बराबर 63 आ चुका है, तो a और d दोनों आपको मालूम है, तो आपको T63 पता चल जाएगा। देखिए, कैलकुलेशन आपको खुद करनी होगी। कैलकुलेशन में अगर हम टाइम किल करेंगे तो उससे कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। बहुत नॉर्मल सी कैलकुलेशंस हैं। यहां से a की वैल्यू निकाल करके आप यहां पुट कर दीजिए, D63 आ चुका है, तो 63 टर्म निकालना है, तो a प्लस 63 माइनस 1 इंटू डी, जहां पर d आप पुट कर दोगे, a आपने अभी निकाला है, इससे आपको 63 टर्म पता चल जाएगा।
अब आपको 50th टर्म निकालना है तो n बराबर 50 माइनस 1, यहाँ पे 50 माइनस 1 हो जाएगा। a और d आप निकाल ही चुके हो। अगर आपको 40th टर्म निकालना है तो यहाँ पे n की वैल्यू 40 माइनस 1 हो जाएगी। a और d आप निकाल ही चुके हो। अगर आपको 33th टर्म निकालना है तो n की वैल्यू 33 माइनस 1 डाल दोगे इंटू d, a और d आप निकाल चुके हो। तो सिंपल सी चीजें हैं, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको अगला टॉपिक बताने जा रहे हैं इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जो होता है फर्स्ट निगेटिव टर्म। फर्स्ट निगेटिव टर्म का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कब हम किसी क्वेश्चन में किसी फर्स्ट निगेटिव टर्म की बात कैसे करेंगे, उसके बारे में कैसे कॉन्सेप्ट को हम बिल्ड करेंगे। तो थोड़ा सा इजी है, सिंपल चीजें हैं, एक से दूसरी चीज कनेक्टेड है, बस आपको देखते जाना है। देखिए जैसे 24, 21 और 18 ये कोई सीरीज है। अब आप सबसे पहले इसको देख लीजिए कि ये एपी है कि नहीं है। ये एपी है। आप टर्म्स और लिखना चाहते हो कोई विषय नहीं, आप और भी लिख सकते हो, ज्यादा टर्म्स लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एपी है कि नहीं है आप देखिए 20, ये T1, ये T2, ये T3, ये T4, ये T1, ये T2, ये T3 और ये T4। वो बोल रहा है कि ये एपी है, फिर भी मैं आपको चेक करा दे रहा हूं। T2 माइनस T1 क्या हुआ? 21 माइनस 24 क्या आएगा? -3। इसके बाद 18 माइनस 21 क्या हुआ? -3। फिर क्या हुआ? 15 माइनस 18 क्या हुआ? -3। -3 -3 -3, यानी ये एपी है। अब उसका एक सिंपल क्वेश्चन है कि फर्स्ट निगेटिव टर्म की हमको इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो सिंपल सी चीज है, फर्स्ट टर्म हमको मालूम है T1। फर्स्ट टर्म को हम a से भी एक्सप्रेस करते हैं और T1 से भी एक्सप्रेस करते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हो। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या लिखोगे? फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 24, कॉमन डिफरेंस क्या लिखोगे? वो क्या होगा? T2 माइनस T1, वो क्या हुआ? 21 माइनस 24, 21 माइनस 24 बराबर -3 हो गया। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि फर्स्ट निगेटिव टर्म, तो हमने कर लिया लेट nth टर्म इज फर्स्ट निगेटिव टर्म। nth टर्म इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। तो Tn पहले लिखना चाहेंगे हम। Tn क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही हमारा फर्स्ट निगेटिव टर्म है, ये हमने एज्यूम कर लिया। फर्स्ट निगेटिव टर्म है तो निगेटिव का साइन क्या होता है? छोटे का साइन होता है, तो वहां पर हम लिख देते हैं लेस देन 0। क्या लिख देते हैं? लेस देन 0। तो a की वैल्यू डालिए आप 24 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू डालिए -3, दैट इज लेस देन 0। ये एक्सप्रेशन आपको सॉल्व करना है। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। थोड़ा सा जब आप सॉल्व करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा आप देख लीजिए। 24 माइनस 3n प्लस 3 लेस देन 0। 24 माइनस 3n प्लस 3 लेस देन 0। इसके बाद आप क्या करोगे? 24 और 3 कितना हो गया? 27 माइनस 3n लेस देन 0। इसके बाद अगला टर्म देखिए आप, यहां से आप लिख सकते हो 27 लेस देन 3n, यानी यहां से क्या आ गया? दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाय 9 से n क्या होगा? बड़ा होगा। n की वैल्यू 9 से बड़ी होगी। अब आपको मालूम है कि n हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है। हमने आपको इस क्लास की स्टार्टिंग में ही बात बता दी थी कि n कभी भी कोई भी नेचुरल नंबर ही होगा। तो n क्या बोल रहा है? n 9 से बड़ा है। 9 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होगा? 8 तो होगा नहीं, 7 तो होगा नहीं। 9 से जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा? यानी n बराबर 10 होगा। वो ऐसा नंबर होगा जो फर्स्ट निगेटिव नंबर को एक्सप्रेस करेगा। इतनी बात में कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब इसके बाद हम लोगों को सीखना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एंड से कैसे टर्म्स को निकाला जाता है। कभी कभी वो कह देगा कि लास्ट से चौथा टर्म बताइए, लास्ट से 10वां टर्म बताइए, 10th टर्म फ्रॉम द एंड, 12th टर्म फ्रॉम द एंड। तो उस तरह की क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो भी बहुत इजी होता है। इसमें खाली टर्म्स को सीखना होता है
टफ कुछ नहीं होता है, खाली आप टर्म सीखते जाइए, आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। हमें अगला फेज एक इसमें सीखना है, अगला पॉइंट कि लास्ट टर्म से हमको जब कोई सीक्वेंस का टर्म निकालना होता है, फ्रॉम एंड बोल दिया जाता है कि फाइंड आउट द 7th टर्म फ्रॉम द एंड, फाइंड आउट द 12th टर्म फ्रॉम द एंड, फाइंड आउट द फलाना टर्म फ्रॉम द एंड। तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है? तो लास्ट टर्म को, सिंपल सी बात है, लास्ट टर्म को हम लिख देते हैं एल से, और एल को हम प्रॉपरली लिख सकते हैं एल माइनस 1 इंटू डी। ये एक टेक्निक है, एल माइनस 1 इंटू डी। अब सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट, तो वो क्या हो जाएगा? एल माइनस 2 - 1 इंटू डी हो जाएगा। इसी तरह थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट क्या हो जाएगा? एल माइनस 3 - 1 इंटू डी। इसी तरह nth टर्म फ्रॉम लास्ट जब बात करोगे तो हो जाएगा एल माइनस n-1 इंटू डी, एल माइनस n-1 इंटू डी। ये तुम्हारा बन जाएगा nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो इस पे भी क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। अब सिंपल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, वो आपको मैं बता देता हूं। एपी में क्लास 10 के लिए बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। वो बोल देगा आपको कि pth, qth and rth terms are respectively a, b and c, and then prove that a times q minus r plus b times r minus p plus c times p minus q is equal to 0। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सीनियर क्लास में पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अब इसको करना कैसे है? वो कह देगा pth टर्म tp is equal to a, pth टर्म इज a, फिर बोल देगा qth टर्म इज b, फिर बोल देगा rth टर्म इज c। pth टर्म इज a, qth टर्म इज b एंड rth टर्म इज c। और साथ में कहेगा प्रूव करिए a टाइम्स q माइनस r। देखिए, अगर आपको ये टर्म मालूम है, इसके आगे के आप सारे टर्म्स लिख सकते हैं। क्वेश्चन अगर आपसे कोई मिस्टेक हो रही है तो आप उसको भी सही कर सकते हैं। ये ऑर्डर साइक्लिक होता है, a के बाद b, b के बाद c और c के बाद फिर a। इसी तरह p के बाद q, q के बाद r और r के बाद फिर p। ये साइक्लिक ऑर्डर में क्वेश्चन होते हैं हमेशा। इन क्वेश्चंस की क्वालिटी होती है कि हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में होते हैं। तो साइक्लिक ऑर्डर में है, अगर आपको क्वेश्चन में कोई डाउट हो कि क्वेश्चन सही है कि गलत है, तो a के बाद क्या होता है? b होता है, b लिखा। q के बाद क्या होता है? r होता है, r लिखा। और r के बाद क्या होता है? p होता है। आपको सेकंड टर्म मिल गया, आपको सेकंड टर्म मिल गया ना। आप क्वेश्चन को भी फ्रेम कर सकते हो। थर्ड टर्म b के बाद क्या होता है? c होता है। और r के बाद क्या होता है? r के बाद p होता है, r के बाद p होता है, और r के बाद p होता है, और p के बाद क्या होता है? q होता है। वो इसको कह रहा है कि 0 प्रूव करिए। ये क्वेश्चन वो आपको फ्रेम करके देगा कि pth टर्म a है, qth टर्म b है, rth टर्म c है, और प्रूव दैट a टाइम्स q माइनस r प्लस b टाइम्स r माइनस p प्लस c टाइम्स p माइनस q इक्वल टू 0। बहुत सिंपल चीज है। एक लाइन में मैं इस एप्लीकेशन को खत्म कर दूंगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इसको आगे कराता हूं। देखिए, अब सिंपल सी बात है, टीपी बराबर a बोल रहा है। हमने मान लिया कि इसका फर्स्ट टर्म कैपिटल A है और कॉमन डिफरेंस CD जो है वो स्मॉल d है। ठीक, ये हमने एज्यूम कर लिया। जब एज्यूम कर लेंगे, क्यों कैपिटल A इसलिए लिया है क्योंकि टीपी स्मॉल a दिया गया है, तो इसलिए दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो टीपी को हम लिखेंगे a प्लस उसी फॉर्म में p माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू a। और टीक्यू को क्या लिखेंगे? a प्लस q माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू b। इसके बाद टीआर को क्या लिखेंगे? a प्लस r माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू c। अब देखिए, हमें प्रूफ जो करना है उसमें क्या था? a टाइम्स p माइनस q, a टाइम्स q माइनस r प्लस b टाइम्स r माइनस p प्लस c टाइम्स p माइनस q इक्वल टू 0। a टाइम्स q माइनस r यानी a टाइम्स q माइनस r। तो हमको यहां पर क्या चाहिए?
Q माइनस आर चाहिए इसके साथ। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन है। हमें इसके साथ A टाइम्स Q माइनस आर चाहिए, ठीक है, B टाइम्स R माइनस P चाहिए और C टाइम्स P माइनस Q चाहिए। तो इसमें हम क्या करें, पूरी इक्वेशन में A टाइम्स हमको Q माइनस आर चाहिए, तो पूरी इक्वेशन में Q माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दें। सिंपल, पूरी इक्वेशन में Q माइनस आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो A टाइम्स Q माइनस आर अपने आप बन जाएगा। अब इसके बाद दूसरी इक्वेशन में हमको क्या चाहिए, B टाइम्स R माइनस P चाहिए, तो पूरी इक्वेशन में हम R माइनस P से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तीसरी इक्वेशन में P माइनस Q चाहिए, तो हम इसमें P माइनस Q से मल्टीप्लाई कर दें और तीनों को आपस में ऐड कर दें। बहुत सिंपल है। देखिए आप जैसे आप ऐसा करेंगे तो क्या क्रिएट हो जाएगा, A टाइम्स Q माइनस आर प्लस B टाइम्स R माइनस P, ठीक है, प्लस C टाइम्स P माइनस Q। ये टर्म आपका तैयार हो गया। अब इन वैल्यूज को देखिए, ये वैल्यूज बराबर किसके हो जाएंगी, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज इक्वल टू A में भी किसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, Q माइनस आर का, तो ये हो जाएगा A कॉमन ले लीजिए आप, तो Q माइनस आर, R माइनस P और P माइनस Q तीनों मल्टीप्लाई होंगे। इस A से Q माइनस आर मल्टीप्लाई होगा, इस A से R माइनस P मल्टीप्लाई होगा, इस A से P माइनस Q मल्टीप्लाई होगा। अगर A को कॉमन ले लें तो Q माइनस आर प्लस R माइनस P प्लस P माइनस Q पूरा कॉमन हो गया A के साथ। अब देखिए इसके बाद दूसरा टर्म किसका, D का है, तो D को बाहर ले लीजिए। अब D के साथ क्या बचेगा, P माइनस 1 और साथ में क्या आएगा, Q माइनस आर प्लस Q माइनस 1, साथ में क्या आना है, R माइनस P। फिर अगला टर्म देखिए, R माइनस 1 और साथ में क्या आना है, P माइनस Q। अब ये सारे टर्म्स आप हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं है इनकी, ये वैल्यू इसकी आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप देखिए Q से ये Q कैंसिल हो गया, ये P से ये P कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया, यानी A के साथ हमको पूरा पूरा जीरो मिल गया, A के साथ पूरा पूरा जीरो मिल गया। इसके बाद D के साथ जब हम आएंगे, इसको मल्टीप्लाई करिए आप, PQ, ठीक है, इसके बाद PQ, इसके बाद क्या होगा, माइनस PR, इसके बाद -1 को मल्टीप्लाई करिए, माइनस Q प्लस R। अब इसके बाद इस टर्म को मल्टीप्लाई करिए, QR माइनस QP, फिर माइनस R, फिर प्लस P। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, प्लस RP माइनस RQ माइनस P प्लस Q। अब जरा ध्यान से देखिए आप, ये PQ है, ये QP है, कैंसिल, ये PR है, ये PR से कैंसिल, PP से कैंसिल, RR से कैंसिल, QQ से कैंसिल और QR से कैंसिल। तो D के साथ भी, अभी A के साथ क्या आया था, A के साथ आया था 0 और प्लस D के साथ भी क्या आ गया, 0। तो ये क्या बन गया, पूरा का पूरा 0। तो A प्लस Q माइनस R प्लस B टाइम्स R माइनस P प्लस C टाइम्स P माइनस Q क्या बन गया, 0। तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के छोटे छोटे एप्लीकेशंस मैंने आपको बताए, और इसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें, अरिथमेटिक मीन और बहुत सारी ट्रिक्स अगली क्लास में लेकर के आ रहा हूं आपके पास। अगर आपको मेरा चैनल और मेरा मैटर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी टिप्स बाय हेमंत, और इसको शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे सारे वीडियोस आपको मिल सकें। हमारे वीडियोस आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे इन फ्यूचर, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। बस आप प्रॉपरली चीजों को सिस्टमैटिकली करते रहें
मेरा अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 2। उसमें हम बहुत सारी टेक्निक्स टिक्स लेकर के आएंगे। ओके, हेमंत प्रताप सिंह।